नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। प्रकृति का प्रकोप बार बार इंसान को झेलना पड़ रहा है और उसका नतीजा ये है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। केदारनाथ से लेकर के वायनाड तक, यानी कि उत्तराखंड के केदारनाथ और केरल के वायनाड के बीच में अगर कोई समानता है तो ये है कि दोनों जगहों पर जो कुदरत का कहर है वो टूटा हुआ है। केदारनाथ में 4000 से ज़्यादा लोग उस समय थे जब वहाँ बादल फटा। दर्शन करने के लिए तीर्थयात्रियों की बड़ी तादाद लगातार जाती रहती है और बुधवार की रात में बादल फटने के बाद से वहाँ सैलाब चला। पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरना शुरू हुई और रास्ते टूटने लगे, दरकने लगे, कोहराम मच गया। 4 ऐसे लोग जो यूपी के गाज़ियाबाद के खोड़ा से गए हुए थे, गए तो 5 नौजवान थे, साथ में थे, लेकिन वो जो बादल फटा और सैलाब चला तो वो पत्थर, कंकड़, मिट्टी सब लेकर के चलता है और उसमें 4 जो है वो फंस गए और वो बह करके चले गए। 5वें ने बताया कि हाँ, मेरे साथ चारों थे और मेरी जान किसी तरीके से बच गई है, लेकिन वो चारों बह गए हैं। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं, जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि वहाँ जितने भी लोग थे वो डर गए कि लगभग 10 साल पहले ऐसे ही बादल फटा था और केदारनाथ मंदिर के पीछे जो झील थी उसकी पूरी की पूरी चट्टान टूटी और झील का पानी सैलाब बन करके चला और वो कहर बरपाता हुआ चला गया। बड़ी तादाद में लोगों की जान गई, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उस समय और बेहिसाब तबाही हुई थी। इस बार बादल फटने के बाद भी ऐसा ही कोहराम मचा, लोग डर गए और चूंकि उस समय नेटवर्क वहाँ नहीं था तो वैसे लोग जो साथ गए हुए थे आपस में संपर्क नहीं कर पा रहे थे, मोबाइल काम नहीं कर रहा था। तो जो रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मित्र थे, उनको साथ में नहीं पा करके एक अलग तरह का डर भय पैदा हो गया। और दूसरा कि रात में अब लगता है कि फिर से वही सैलाब चलेगा और वही कहर बरपेगा, लोग डर गए। सरकार ने बहुत जल्दी इसकी तैयारी की कि वहाँ से लोगों को निकाला जाए। मौसम ख़राब होने के बाद भी धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को निकाला जाने लगा और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग सारे लोग वहाँ से निकाले जा चुके हैं। तबाही की एक बड़ी आहट केदारनाथ में थी, लेकिन एक बड़ी तबाही जो वायनाड में हुई वो ये कह रही है कि अब तक 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लाशों की बरामद हैं, 200 से ज़्यादा लोग बचाए जा चुके हैं और अब भी बहुत सारे लोग लापता हैं। तो 9000 की बस्ती के वो 4 गांव, जिन चारों गांव को वो पूरा का पूरा सैलाब लेकर के चलता चला गया और उनका नामो निशान मिटा गया, उस 9000 की बस्ती में से बहुत सारे लोग आज की तारीख में अपनी जान गंवा चुके हैं क्योंकि पानी बेहिसाब बरसा और पहाड़ ढीला हो चुका, मिट्टी नीचे ढीली हो चुकी थी तो मिट्टी टूटी फटी और उसके बाद मिट्टी, चट्टान, पानी, वो जो पूरा का पूरा एक मलबा बना, वो गहरा पानी गाँव के ऊपर से गुजरता चला गया। जिस दायरे में था गांव का हिस्सा उसमें आता चला गया तो समेटता चला गया और पूरा उसने स्वाहा कर दिया। एक अजीब डरावनी तस्वीर है अगर आपको वायनाड की तस्वीर दिखे तो। लेकिन सवाल ये है कि उत्तराखंड में या वायनाड में पहाड़ के टूटने और उसके सैलाब बनकर के आगे बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हमने विकास को लेकर के जो अपनी रफ्तार पकड़ी है, बेतरतीब जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हम कुदरत के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, हम कभी भी अपने हित के आगे कुछ और सोचते नहीं हैं। दरअसल हमने पूरा जो संतुलन था प्रकृति का और इंसानी बस्ती का, उसको बिगाड़ के रखा हुआ है और अब बार बार इस तरह के हालात पैदा होते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग जो होती रही, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघले, उसके बाद समुद्र का स्तर है वो बढ़ा, बहुत सारे ज़मीनी इलाके डूबते चले जा रहे हैं और यह भी है कि अगले 15-20 वर्षों के भीतर दुबई और मुंबई जैसे शहरों के ऊपर भी खतरा मंडराने लगेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है उसने जो खतरा दुनिया के ऊपर पैदा कर रखा है, वही खतरा जो है आज की तारीख में पहाड़ों और इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं पहाड़ी इलाकों में, उनका कारण भी है। तो हमने विकास को लेकर के, इंसानी बस्तियों को लेकर के, पानी की निकासी को लेकर के इतनी लापरवाहियां बरती हैं कि यह सब कुछ जो है अब एक विनाश की शक्ल में हमारे सामने आने लगा है। वायनाड में भी कमोबेश कारण ऐसा ही रहा है
और उत्तराखंड के साथ भी अस्थायी है। आपने देखा होगा पिछले साल हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से तबाही आई, खूब तेज़ बारिश के बाद पहाड़ों का गिरना, मकानों का ढहना, रास्तों का टूटना, लैंडस्लाइड्स, ये सब कुछ जो है ये कोहराम मचता है और इंसानी जान पर बन आती है और बहुत सारी जानें चली भी जाती हैं। कारण ये है कि हमने प्रकृति को बहुत हद तक छेड़ा है। विकास का एक सही रास्ता अगर नहीं अपनाया जाता है और वो संतुलन के साथ नहीं चलता है तो फिर दिक्कत होती है। वैसे देश जहाँ उन्होंने डेवलपमेंट को संतुलन के साथ बना करके रखा हुआ है, वहाँ इस तरह के विनाश नहीं होते हैं। विनाशकारी जो घटनाएं हैं वो कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। लेकिन भारत में और पैसिफिक जो रिंग है जहाँ भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, उन भूकंपों का कारण क्या है? उन भूकंपों का कारण भी यही है कि ग्लेशियर्स पिघलते चले गए, नदियाँ वहाँ से लगातार चलती चली गई, नदियों के साथ जो कंकड़ पत्थर सिल्ट आते हैं वो नीचे गए और फिर वो जो सडक्शन जोन होता है जहाँ तलहटी सबसे नीचे होती है और वहाँ दो चट्टानें आपस में मिलती हैं, वहाँ गर्मी बढ़ती है, चट्टानों के ऊपर वजन बढ़ता है, चट्टानें आपस में अलग होती हैं और फिर उसके बाद भूकंप आता है। तो जो 12 अलग अलग प्लेट्स से धरती बनी हुई है, उन प्लेट्स के भीतर भी हलचल होती है तो भूकंप आते हैं। भूकंप आने का कारण भी हमने धरती के ऊपर जिस तरीके से दुनियादारी चलाई है, हमने जिस तरीके से लोगों की आबादी को बसाने और उसके लिए चीज़ों को आगे ले जाने का प्लान तैयार किया, उसने हम कुल मिला करके एक गलत रास्ता अख्तियार किया। विकास डेवलपमेंट जो प्लान्ड डेवलपमेंट होता है, हमने नॉन प्लान डेवलपमेंट, दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं उन्होंने यही रास्ता अख्तियार किया और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सबों ने आकर के बड़ी बड़ी तबाहियों को पैदा करना शुरू कर दिया है। तो एक जो बड़ा हादसा केदारनाथ के भीतर बच गया, नहीं हुआ है, वो वायनाड में हो चुका है। और इस तरह के हादसों के कारण को, और ये कारण दोबारा पैदा ना हो, उस लिहाज से जो सत्ता है, व्यवस्था है, उसको सोचना चाहिए और बढ़ती हुई जनसंख्या और आबादी के विस्तार को देखते हुए जिस तरीके से हमको टाउन प्लानिंग करनी है या विकास के बाकी जो रूपरेखा तैयार करनी है, वो उसी आधार पर होनी चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो और एक बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन बीइंग, ये जो हमारी अपनी सोसाइटी कम्युनिटी है वो बना रहे। और इस पर दुनिया लगातार काम कर रही है। जो बैठकें बड़ी बड़ी होती हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, उनमें भी यह चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन इंसानी समाज में नागरिक होने के नाते भी हमारा अपना कुछ फ़र्ज़ होता है, उस फ़र्ज़ पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। पानी हम ज़्यादा खर्च करते हैं, पानी हम बचाते नहीं हैं, हम पेड़ काटते हैं, पेड़ लगाते नहीं हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, इन कपड़ों को पहनने के पीछे पानी कितना खर्च होता है यह भी शायद आप कम जानते होंगे। एक जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है टेबल पर, 1 टन उसमें पानी लग जाता है बनाने में। एक जीन्स, उसमें 1 टन पानी लग जाता है बनाने में। शेव करते समय अगर आपने नल खोल के छोड़ा हुआ है तो आप अपना 80% पानी बर्बाद कर देते हैं। यह सब बर्बादियाँ जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्रंच पैदा करती चली गई। जो प्रकृति ने हमको संसाधन दिए उनका संकट हमने ख़राब इस्तेमाल के ज़रिए पैदा किया है और वो संकट धीरे धीरे हमारे व्यवहार में ऐसे आ गया कि हमने विकास के रास्ते पर भी उसी संकट को पैदा करने की कोशिश की या जानबूझ करके उसको ज़मीन दी है, जिसका नतीजा ये है कभी केदारधाम तो कभी वायनाड होता रहता है और दुनिया के तमाम हिस्सों में इस तरह की तबाहियाँ आती रहती हैं। इस पर बहुत गंभीरता से समाज को, सत्ता को और दुनिया को सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले 20-25 साल में न पानी बचेगा, न इंसान के बचने के लिए जगह रहेंगी, क्योंकि सब जगह से तबाहियाँ चलती हुई आएंगी।